गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षा पटवारी, वीडियो पीडीओ और उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें हमें एक तरफ दिए गए हैं महाजनपद और दूसरी तरफ दी गई हैं उनकी राजधानियाँ। तो सबसे पहला है मत्स्य महाजनपद, उसके बाद है कुरु, उसके बाद शूरसेन और डी है अश्मक। तो इसमें बात करें, जो सबसे पहला है मत्स्य महाजनपद, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर 3। उसके बाद बात करें कुरु महाजनपद की, तो उसकी थी इंद्रप्रस्थ 4। और जो सी है शूरसेन, तो शूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। और अंत में आता है डी अश्मक, तो अश्मक की जो राजधानी थी वो थी पोतन दी। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट बनता है वो बनता है इस हिसाब से जो हमारा वो कूट बनता है वो बनता है ऑप्शन सी 3 4 1 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो बात करें, ऑप्शन ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ऑप्शन सी, यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ऑप्शन डी, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह अभिलेख 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी के नहीं है। और बाकी बात करें और ऑप्शनों की, तो बराबर की पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिसमें से जो 3 गुफाएं हैं उनका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था, अशोक के समय, जिनका नाम है कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, व तीसरी है विश्व झोपड़ी। और जब बात करें चौथी गुफा की, तो जो चौथी गुफा है उसका नाम है लोमश ऋषि, जिसका निर्माण हुआ था अशोक के पौत्र दशरथ के समय पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र स्थापित किया था वैशाली में वो किया था ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 4, यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो पहला है वो है, झेलम वितस्ता के युद्ध को हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्बी था। हमें नीचे कूट दिए गए हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, इसमें दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमें दिए गए हैं तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर, और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके निर्माण स्थल। तो सबसे पहला है ऋषभदेव, तो ऋषभदेव का जो निर्माण स्थल था वो था अष्टापद, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिया गया है वाशुपूज, जिसका था सम्मेद पर्वत, ये इसमें से गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात करें और होगी, नेमिनाथ, ये उज्जैन, ये बिल्कुल ठीक है। और डी महावीर पावपुरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बात करें ऑप्शन बी की वाशुपूज्य और सम्मेद पर्वत, तो ये बिल्कुल गलत है। सम्मेद पर्वत पर जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ को। और जो सम्मेद पर्वत है ये है झारखंड के गिरिडीह जिले में। और बात करें पार्श्वनाथ की जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने 4 महाव्रत दिए गए थे, 4 महाव्रत को प्रतिपादित किया था, जिसमें सबसे पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है धन संचय का त्याग, और चौथा है अस्तेय, चोरी न करना। जबकि बात करें जो 5वां महाव्रत था वो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो था ब्रह्मचर्य, अर्थात इंद्रियों को वश में करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। बात करें बौद्ध संगति की, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र जी, और ये हुई थी किस शासक के समय, ऑप्शन सी
इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ रानी अशोक अर्थात राजा अशोक उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंगनहल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा मार्ग निर्माण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था। तो राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत था वो कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके अनुसार राज्य के 7 अंग थे, जो थे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड व जो अंतिम और 7वां अंग था वो था मित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की गई है। जो सबसे पहला था वो था धर्मस्थी ऑप्शन 2 और एक था कंटक शोधन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको होगा ऑप्शन डी 2 व 4, ये बिल्कुल ठीक है। बात करें धर्मस्थी न्यायालय की, तो धर्मस्थी न्यायालय जो था ये था दीवानी अर्थात स्त्रीधन तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटारा यहाँ होता था। बात करें कंटक शोधन की, तो कंटक शोधन जो था वो था फौजदारी न्यायालय, यहाँ हत्या मारपीट जैसे विवादों का निपटारा होता था। और बात करें कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश की, तो कंटक शोधन न्यायालय का जो न्यायाधीश थे उन्हें बोला जाता था प्रदेष्टा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? मेगस्तीनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह बिल्कुल ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्यागा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों। जो मेगस्तीनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के उपवास द्वारा शरीर त्यागने की, तो अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो अपना सिंहासन छोड़ जैनी गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला मैसूर जाकर उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागते हैं, जिसे जैन ग्रंथों में संलेखना विधि अर्थात संतरा विधि भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, ये बिल्कुल ठीक है। भाग उपज का हिस्सा, ये भी बिल्कुल ठीक है। बलि एक प्रकार का राजस्व कर, ये भी बिल्कुल ठीक है। और हिरण्य अनाज के रूप में कर, ये सही सुमेलित नहीं है। हिरण्य जो था, हिरण्य अनाज के रूप में ना लेकर यह नगद लिया जाता था, ये बिल्कुल गलत है। अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था। हिरण्य जो था ये अनाज के रूप में ना लेकर ये नगद लिया जाने वाला कर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो मौर्यों की जो राजकीय मुद्रा थी वो थी ऑप्शन डी पर्ण, और यह चांदी की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां क्या कहलाती थी? तो मौर्य काल में जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी उन स्त्रियों को बोला जाता था रूपा जीवा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और छंदवासिनी जो थी, छंदवासिनी मौर्य काल में क्या था कि विधवा विवाह का काफ़ी प्रचलन था। तो कुछ विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करती थी उन्हें बोला जाता था छंदवासिनी। और अनिष्कासिनी की बात करें तो अनिष्कासिनी थी वो औरतें जो संभ्रांत घर की थी, जो प्रायः घरों में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी बोला। बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख बोला जाता है ऑप्शन सी कौशाम्बी को। इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ आज की हमारा यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं